हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमको जीएसटी का टैक्स पेमेंट करना होता है गवर्नमेंट को। जीएसटी का अमाउंट कैसे निकलता है? जीएसटी का अमाउंट कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी होती है, जिसको हम शॉर्ट में बोलने वाले वीओएस। उसको जो भी रेट, जीएसटी का जो रेट दिया हुआ है कि ये पर्टिकुलर गुड्स रहेगा तो 18% लगेगा, ये गुड्स रहेगा तो 12% लगेगा, तो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई को, तो टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब क्या सर? तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का सिंपल वर्ड है का वैल्यू ऑफ सप्लाई का मीनिंग है ट्रांजैक्शन वैल्यू, टीवी। और ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब होता है प्राइस पेड और पेएबल फॉर दी सप्लाई। जो भी आपके आपस में बीच में सप्लायर और बायर के बीच में जो रेट तय हुई है सेल परचेज की, वो हो जाती है ट्रांजैक्शन वैल्यू, और वही हो जाती है वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ, लेकिन अगर सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर रिलेटेड है। अच्छा, सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड, सप्लायर रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं होने चाहिए। रिलेटेड है तो हम रूल्स में देखेंगे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, हमको रूल्स को रेफर करना पड़ेगा। अगर सप्लायर एंड रिसीवर रिलेटेड है तो रूल्स के अकॉर्डिंगली वैल्यू निकाली जाएगी। सेकेंडली, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। जो उसको पैसा मिल रहा है वही उसका कंसिडरेशन होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं मिलना चाहिए। कुछ और मिल रहा है तो रूल्स में जाके हम देखेंगे कि उसका वैल्यू रूल्स के थ्रू निकालेंगे हम लोग। उसके बाद है फॉलोइंग गेट्स इंक्लूडेड इन द टीवी। ये चीजों को अपने को टीवी में इंक्लूड करना है। आई मीन वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए इनको इंक्लूड करना है। टैक्सेस अदर देन जीएसटी लाइक म्युनिसिपल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एक्सेट्रा। टीसीएस अंडर इनकम टैक्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, क्योंकि वो टैक्स नहीं है, वो टेम्पररी लेवी है, कलेक्ट किया है उन्होंने। पेमेंट टू थर्ड पार्टी बाय द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट ने, बायर ने अगर थर्ड पार्टी को कुछ पेमेंट कर दिया इन रिलेशन टू सप्लाई, विच सप्लायर वॉज लोअर, विच सप्लायर वॉज लाइबल टू पे। सप्लायर की लाइबिलिटी थी लेकिन रिसीवर ने पे कर दी, तो वो इंक्लूड होगा। लेकिन ये तभी इंक्लूड होगा, इंक्लूड ओनली इफ सप्लायर वॉज लाइबल टू प्रोवाइड दैट पार्ट ऑफ सप्लाई। सप्लायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो चीज वो प्रोवाइड करे रिसिपेंट को, लेकिन सप्लायर की जिम्मेदारी थी और उसका पेमेंट रिसिपेंट ने कर दिया किसी थर्ड पार्टी को, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद एक स्पेशल केस है, मॉल्ट्स डाइज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। यानी कि मान लो मारुति सुजुकी ने कोई मॉल्ट्स एंड डाइज प्रोवाइड कर दी टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, इंजन बनाने वाले को, तो उस केस में अगर लायबिलिटी किसकी थी, मॉल्ट्स एंड डाइज प्रोवाइड करने की लायबिलिटी किसकी थी? अगर रिसिपिएंट की लायबिलिटी थी, यानी मारुति सुजुकी की लायबिलिटी थी। मारुति सुजुकी क्या करता है, उससे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से इंजन बनवा के बाय करता है, तो रिसिपेंट कौन हो गया? मारुति की अगर लायबिलिटी थी वो ओईएम की, ओईएम बोलते हैं उसको, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की अगर लायबिलिटी थी और वो ओईएम ने ही प्रोवाइड करी है, उनका कॉन्ट्रैक्ट यही हुआ था कि भाई मारुति ही देगा ये क्या, मॉल्ट्स एंड डाइज, तो उस केस में जब वो इंजन सेल करेगा तो उस इंजन की वैल्यू में वो मॉल्ट्स एंड डाइज की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन अगर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी थी कि भाई वो मॉल्ट्स एंड डाइज वो खुद का यूज करेगा, लेकिन फिर भी मारुति से उसने ले लिया फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उस केस में जब वो इंजन सेल करेगा तो इंजन में उसको वैल्यू को इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस में आता है, पॉइंट आता रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन वॉज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ये इसी पॉइंट का पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी? सप्लायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी अगर, यानी कि सप्लाई एफओआर बेसिस पे था, मींस होम डिलीवरी आपको उसको पहुंचानी थी, उसके मतलब कस्टमर के घर तक देके आना था, कस्टमर के गोडाउन तक ये गुड्स को पहुंचाना था, और सप्लायर ने पे किया है इसका, मतलब ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर दिया सप्लायर ने, और सप्लायर की ही जिम्मेदारी थी कि वो गुड्स को वहां तक पहुंचा के आए। तो जो ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्जेस है जो वो कस्टमर से रिकवर कर रहा है अगर, तो वो इंक्लूड होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। कंपोजिट सप्लाई इसको माना जाएगा, हमने ये चैप्टर 1 में स्टडी किया था।
कंपोजिट सप्लाई बन जाता है ये, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वैल्यू ऑफ गुड्स में ही इंक्लूड हो जाती है। और अगर इसको बायर ने पे कर दिया, रिसिपेंट ने उसको ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर दिया डायरेक्टली, तो भी ये इंक्लूड होगा, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी थी ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड प्रोवाइड करने की? सप्लायर की जिम्मेदारी थी। और अगर जिम्मेदारी रिसिपेंट की थी, एक्स फैक्ट्री बेसिस पे सप्लाई हुआ था, तो उस केस में सप्लायर ने अगर पे कर दिया, इन केस उसका अमाउंट ट्रांसपोर्टर को सप्लायर ने पे कर दिया, और वो सप्लायर रिसिपेंट से रिकवरी कर रहा है कि भाई ठीक है मैंने पेमेंट कर दिया है उसको, ट्रांसपोर्टर को, तो अब मेरे को दे दे, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। सप्लायर विल टेक रिम्बर्समेंट विदाउट टैक्स, क्योंकि सप्लायर की जिम्मेदारी नहीं थी ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करने की, केवल उसने पे कर दिया है। तो वो अगर पे कर दिया और रिकवरी कर रहा है तो रिम्बर्समेंट के फॉर्म में रिकवरी ले लेगा, जीएसटी नहीं आएगा उस पर। और अगर बायर ने ही पे किया है ट्रांसपोर्टर को, और बायर की ही जिम्मेदारी थी, तो क्या टेंशन है, उसको इंक्लूड नहीं करने की जरूरत है। उसके बाद बात आती है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। तो सप्लाई करने से रिलेटेड जो भी गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो, उससे रिलेटेड इंसिडेंटल जो एक्सपेंसेस है, जो बिफोर भी हो सकते हैं या आफ्टर डिलीवरी। उसके एग्जांपल्स है ऑल काइंड्स ऑफ पैकिंग, प्राइमरी सेकेंडरी, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर एक्सेट्रा। कमीशन आप चार्ज कर रहे हो कस्टमर से, देखो ये कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं तो ही इंक्लूड होगा, ऑब्वियसली कस्टमर से रिकवरी हो रही है आप जब सप्लाई कर रहे हो, तो कमीशन के नाम पे कुछ रिकवरी कर रहे हैं, लोडिंग, वेटमेंट, इंश्योरेंस के नाम पे कुछ रिकवरी कर रहे हैं, रॉयल्टी, वारंटी चार्जेस, इन सबका इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो ये सब इंसिडेंटल एक्सपेंसेज है, और ये गुड्स की वैल्यू के अंदर में इंक्लूड होंगे। ये सारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेज है, ये ऑलवेज इंक्लूड होंगे, चाहे ये बिफोर सप्लाई आप उससे कर रहे हो, ये सर्विसेज दे रहे हो, या आफ्टर द सप्लाई होने के बाद, आफ्टर द डिलीवरी के बाद आप तुमसे ये चार्ज कर रहे हो। उसके बाद है एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई टिल डिलीवरी। डिलीवरी तक सप्लायर ने कुछ भी किया है, लाइक कस्टमाइजेशन चार्जेस, मॉडिफिकेशन चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, ये चार्जेस कस्टमर से रिकवर किए जा रहे हैं, तो गुड्स की वैल्यू में या सर्विसेज की वैल्यू में इंक्लूड होंगे। इंटरेस्ट इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, कुछ भी नाम बोल दो, फॉर डिलेड पेमेंट इन द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का पेमेंट लेट करने की वजह से आपने चार्ज किया है। दूसरा पीनल इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी फॉर पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट और इंस्टॉलमेंट डेट, तो अगर आपने ड्यू डेट के बाद पेमेंट करने का अलग से इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो सारा इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंक्लूडेड ओनली चार्ज एंड रिटेन्ड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स का सप्लायर है या सर्विसेज का सप्लायर है, उसने अगर चार्ज किया है कस्टमर से इंटरेस्ट का अमाउंट, तो ये तब ये टैक्सेबल होगा, तब ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का ही पार्ट बन जाएगा। 10,000 रुपए का मोबाइल सेल किया, 300 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज हुआ, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो जाएगी? 10,300 रुपीज। और हमने स्टडी किया कि जब इंटरेस्ट वो हमको एक्चुअली में देता है, उस टाइम पे वो इंटरेस्ट का हमको जीएसटी पे करना होता है। तो एक बार तो हमको पता नहीं कि इंटरेस्ट कितना आने वाला है उससे, तो 10,000 रुपीज का इन्वेस्ट बना के उससे हम ले लेंगे जीएसटी का अमाउंट, सेल कर देंगे। बाद में जब उससे इंटरेस्ट का अमाउंट एक्चुअली में आएगा, तब हम उसको 300 रुपीज के ऊपर हम जीएसटी का पेमेंट करेंगे। और क्या रेट से पेमेंट करेंगे? जिस रेट से हमने गुड्स के ऊपर में जो जीएसटी का रेट था, अगर गुड्स मान लो 12% जीएसटी रेट था गुड्स के ऊपर में, तो इंटरेस्ट पर भी जीएसटी 12% से आएगा। कंसिडर्ड एज ए कंपोजिट सप्लाई, इसको कंपोजिट सप्लाई माना जाता है। टैक्स रेट ऑफ मेन सप्लाई विल अप्लाई। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज यूजुअली कंसिडर्ड एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अनलेस गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में नहीं दिया है और बोला कि 10,000 रुपीज का 500 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है उसको, तो वो हमको उसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानना है उस इंटरेस्ट अमाउंट को, और बैक कैलकुलेट करके उसका हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है। नॉट टू इंक्लूड अगर चार्ज बाय द बैंक फाइनेंसिंग कंपनी विच प्रोवाइडेड लोन अगेंस्ट सच सप्लाई, अगर बैंक ने इंटरेस्ट लोन दे दिया है तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा उससे, और बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो बैंक जब इंटरेस्ट चार्ज करता है तो वो एग्जेम्प्टेड है, ये हमने एग्जामिनेशन चैप्टर में पढ़ा था। बैंक अगर चार्ज करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्ज करता है, तो एग्जेम्प्टेड रहता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चार्ज बाय द डेल क्रेडिटर एजेंट और एजेंट, कोई बीच में एजेंट है सप्लायर और कस्टमर के बीच में एक एजेंट है, वो एजेंट क्या कर रहा है कि जो कस्टमर है उसको दे रहा है कि भाई ठीक है, सप्लायर का तो मैं हाथों हाथ पेमेंट कर दूंगा, और एजेंट बोल रहा है कि कस्टमर को 2 महीने बाद तू मुझे पेमेंट कर देना। ऐसा होता है डेल क्रेडिटर एजेंट के अंदर। तो अगर इनवॉइस ऑन द कस्टमर रेज्ड बाय द प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल ने कस्टमर के नाम पे इनवॉइस रेज किया है और एजेंट कस्टमर से इंटरेस्ट ले रहा है, उसको मतलब इंटरेस्ट इसलिए ले रहा है कि कस्टमर उसको 2-3 महीने बाद पेमेंट कर रहा है। तो उस केस में ना तो प्रिंसिपल उससे इंटरेस्ट ले रहा है कस्टमर से, तो प्रिंसिपल पे तो जीएसटी आएगा ही नहीं, और डेल क्रेडिटर एजेंट डीसीए जो इंटरेस्ट ले रहा है कस्टमर से, उस पर भी डीसीए को टैक्स नहीं आएगा, डीसीए को टैक्स नहीं आएगा क्योंकि डीसीए ने इनवॉइस नहीं बनाया है, इनवॉइस बनाया प्रिंसिपल ने। और अगर इनवॉइस ऑन कस्टमर रेज्ड बाय द एजेंट, एजेंट ने अपने नाम से इनवॉइस रेज किया कस्टमर पे, और फिर वो एजेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है कस्टमर से, तो वो इंटरेस्ट के ऊपर में उसको एजेंट को टैक्स आएगा। ये डीसीए वाला हमारा पॉइंट है। सो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। अब बात करते हैं हम लोग सब्सिडी की। ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिडी रिसीव्ड बाय सप्लायर। सप्लायर को कोई सब्सिडी मिल रही है, मैंने कोई खाद बनाई है, यूरिया खाद बनाई है, किसानों को मैं सेल कर रहा हूं, और उसके बदले में मुझे कोई सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड कर रहा है, मान लीजिए मैंने 600 रुपीज में मैंने किसान को खाद का एक गोनी सेल किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मुझे कुछ 200 रुपए पर गोनी मुझे ये दे रहा है सब्सिडी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। 600 रुपीज जो मैंने कस्टमर से चार्ज किया उस पर ही जीएसटी आएगा। अगर मुझे कोई और पर्सन दे रहा है सब्सिडी, कोई ट्रस्ट दे रहा है, कोई होल्डिंग कंपनी दे रही, कोई भी दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा अगर दे रहा है, अगर वो प्राइस से लिंक नहीं है सब्सिडी, अगर प्राइस से लिंक नहीं है यानी कि पर कट्टा आपको इतना सब्सिडी दूंगा मैं, वैसा नहीं है। आपने ये सब्सिडी दे दी, मान लो किसी ट्रस्ट ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सब्सिडी दे दी, आपने एक प्लांट लगाना है, अगर आप यूरिया का प्लांट लगाओगे, खाद का प्लांट लगाओगे, तो हम आपको 1 करोड़ की सब्सिडी दे देंगे। प्राइस से लिंक नहीं किया कि आप इतनी प्राइस पे सेल करना है तो हम 100 रुपए आपको एडिशनल दे देंगे, प्राइस से लिंक नहीं है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। यानी 600 रुपीज आपने यूरिया के किसान से आपने 600 रुपीज का चार्ज किया है, तो 600 पे ही जीएसटी आएगा, ये सब्सिडी को इंक्लूड नहीं करना। लेकिन अगर लिंक टू प्राइस है, कोई आपको ट्रस्ट बोल रहा है आप 600 में सेल कर दो कस्टमर को, 100 रुपीज हम आपको दे देंगे, तो वो 100 रुपीज एड हो जाएगा। यानी 600 आप कस्टमर से ले रहे हो, 100 रुपए आपको आ रहे हैं ट्रस्ट से, 700 रुपीज पे जीएसटी आएगा। क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ये पढ़ना है कि जो क्वेश्चन में 600 रुपीज दिया, जो क्वेश्चन में 600 रुपीज मान लो दिया हुआ प्राइस, तो क्या वो सब्सिडी घटा के है, जो कस्टमर से आप नेट प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो अमाउंट दिया हुआ है, या आपको ग्रॉस प्राइस दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, घटाने का या नहीं घटाने का, सॉरी मतलब उसमें ऐड करने का या नहीं ऐड करने का। उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरीके के हो सकते हैं। अगर आपने बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट दिया है, एंड इनवॉइस में आपने दे दिया है कि 10,000 रुपए का मोबाइल 200 रुपए डिस्काउंट, इनवॉइस पे आपने लिख दिया है डिस्काउंट का अमाउंट, और नेट प्राइस आपकी होगी 9,800 रुपीज, तो जीएसटी कितने पे आएगा? 9,800 रुपीज पे जीएसटी आएगा, अगर इनवॉइस में शो कर दिया है और सप्लाई करने से पहले आपने वो डिस्काउंट दे दिया था उसको। लाइक केस डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, इसका एग्जाम्पल्स। ठीक है, वो केस दिया आपको, हाथों हाथ उसने आपको केस दिया, आपने उसको इनवॉइस दिया, घुस दिया, और इनवॉइस पे आपने डिस्काउंट काट के दे दिया उसको आफ्टर दी सप्लाई। लेकिन अगर सप्लाई होने के बाद आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो, यानी आपने इनवॉइस बना चुके हो, गुड्स आपको डिलीवर, आपने उसको डिलीवर कर दिया है या नहीं किया, बट आपका इनवॉइस बन चुका है, ठीक है, गुड्स आप डिलीवर करने वाले हो उसको, तो 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में से हम रिड्यूस उसको कर पाएंगे। कौन सी? डिस्काउंट इज डिटरमाइंड बेसिस एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू एट और बिफोर सप्लाई। डिस्काउंट आपने पहले ही एग्री कर लिया था कि मैं आपको इतना, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप पूरे साल में मेरे से 1,000 क्वांटिटी बाय करोगे, तो मैं साल के एंड में आपको 2 रुपीज पर यूनिट डिस्काउंट दे दूंगा। तो आपने जो सप्लाई किया था उस टाइम पे या उसके पहले ही आपने डिस्काउंट का एग्रीमेंट कर लिया था कि इतना मैं आपको डिस्काउंट देने वाला हूं। सेकंड कंडीशन है कैन बी लिंक्ड टू इनवॉइस, जो आप रेस्पेक्टिव इनवॉइस उसको इशू कर रहे हैं उसके साथ आप लिंक कर सकते हो डिस्काउंट को। एन थर्ड पॉइंट है, जब हम उसको डिस्काउंट देंगे उसका वो प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना चाहिए। कौन? बायर। हमने ओरिजिनली उसको 10,000 का इनवॉइस रेज किया था, 10,000 रुपीज का उसने आईटीसी ले लिया, अब मैं उसको 50 रुपीज का डिस्काउंट देने वाला हूं, तो 50 रुपीज का उसको आईटीसी रिवर्स करना चाहिए, किसको? कस्टमर को, तो ही मुझे वो
₹50 का रिडक्शन अलाउ करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में से। उसके बाद ये एनसीबी, नो क्लेम बोनस। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी नो क्लेम बोनस देती है कि आपने प्रीवियस ईयर में क्लेम नहीं किया था, आपने इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया था, तो मैं आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे देती हूँ। और 2,000 का डिस्काउंट देके वो अगर 8,000 रुपए ही चार्ज कर रहे हैं, मान लो नो क्लेम बोनस दे दिया, तो जीएसटी कितने पे आएगा? 8,000 रुपीज पे ही आएगा। जो उन्होंने नो क्लेम बोनस दिया उसको घटा के जो नेट अमाउंट हम उसको पे करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, उस पे ही जीएसटी आएगा। अब एक रूल नंबर 33 है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ प्योर एजेंट। तो ये सारी बातें हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड कर ली कि 5 चीजें तो ऐड होती है और एक चीज रिड्यूस होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू में से, तब बनता है हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब इसके अंदर एक पॉइंट और है, प्योर एजेंट वाला कॉन्सेप्ट। प्योर एजेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको एक थोड़ा एग्जांपल से बता देता हूं मैं। कि कॉर्पोरेट सर्विस फर्म engaged in to handle the legal work pertaining to the incorporation of company B। कंपनी बी का इंकॉर्पोरेशन किया करना है। अदर देन इट्स सर्विस फीस, ए ऑल्सो रिकवर्स फ्रॉम बी रजिस्ट्रेशन फीस एंड अप्रूवल फीस पेड टू आरओसी। आरओसी का कुछ पेमेंट होना था, वो मिस्टर ए ने रिकवर किया बी से, ऑब्वियसली रिकवर करेगा क्योंकि ए ने पे किया था। इस केस में क्या वो आरओसी को जो पेमेंट किया है, मान लो उसने 500 रुपीज अपनी फीस चार्ज करी और 5,000 रुपए आरओसी को पेमेंट हुआ था, सो टोटल मिला के 5,500 रुपीज जो ले रहा है कस्टमर से। तो बताओ जीएसटी 500 रुपीज पे आएगा या 5,500 पे आएगा? आंसर इज 500 पे ही आएगा, क्योंकि ए इज मेयरली एक्टिंग एज प्योर एजेंट इन द पेमेंट ऑफ दोज फीस। वो केवल एक एजेंट का काम कर रहे हैं, प्योरली एजेंट का काम कर रहा है। एजेंट भी नॉर्मल वाला एजेंट नहीं, प्योर एजेंट है वो, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी एजेंट है वो। ठीक है, देयरफॉर उस रिम्बर्समेंट अमाउंट पे उसको जीएसटी नहीं आएगा, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। तो फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो इंक्लूड नहीं होता है। कौन कौन सी कंडीशन? पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट एज प्योर एजेंट, पेमेंट ऑथोराइज्ड बाय रिसिपिएंट टू सप्लायर, सप्लायर शोज अमाउंट सेपरेटली इन द इनवॉइस, पेमेंट मेड इन एडिशन टू द मेन सप्लाईज ऑन हिज ओन अकाउंट। ठीक है, तो ये सारी बातें सेटिस्फाई होती है तो वो उसको इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन ध्यान रखना, होटल एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ऐसा कोई एक्सपेंसेस मान लो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर ने इंकर किया है, तो ये प्योर एजेंट वाला रिम्बर्समेंट नहीं है। ये प्योर एजेंट का रिम्बर्समेंट नहीं है। उसने खुद ने वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसको ट्रेवल करना पड़ा, होटल में रुकना पड़ा, और उसका वो रिम्बर्समेंट ले रहा है, नाम रिम्बर्समेंट दे रहा है, लेकिन वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा, जीएसटी आएगा। उसके बाद में ये स्पेशल केस है कि एयरपोर्ट वाले जो होते हैं, फ्लाइट आप जब बुक कराते हो तो फ्लाइट से आप फ्लाई करते हो, तो वो फ्लाइट का चार्ज लेते हैं कौन? फ्लाइट वाले, एरोप्लेन वाले, एयर इंडिया वाले ले लेते हैं, मान लो, यह मान लेते हैं हम लोग स्पाइस जेट वाले आपने चार्ज ले रहे हैं। लेकिन जो आप एयरपोर्ट पे जाते हो, वहां पे एसी का मजा लेते हो, घूमते फिरते हो, ठीक है, और इतनी फैसिलिटीज का आनंद लेते हो, उसका एयरपोर्ट वाले चार्ज करते हैं पैसेंजर सर्विस फीस एंड यूजर डेवलपमेंट फीस। ये दो तरह के चार्जेस वो लेते हैं। अब सर हमने तो कभी पे ही नहीं किया ऐसे चार्जेस, आपको पता ही नहीं है कि आप पे कर रहे हो, क्योंकि आप जब फ्लाइट का टिकट बुक कराते हो तो उसके अंदर ये चार्जेस भी इंक्लूड रहते हैं। तो इसके बारे में बुक क्या बोल दिया कि भाई, जो आप फ्लाइट के टिकट बुक करा के स्पाइस जेट को जो पेमेंट कर रहे हो, उसमें ये अमाउंट भी इंक्लूड है, लेकिन स्पाइस जेट इन पे जीएसटी नहीं लगाएगा, क्योंकि ये पैसा स्पाइस जेट एज ए प्योर एजेंट कलेक्ट कर रहा है। किसके लिए? एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए। अडानी का एयरपोर्ट है मान लो, तो अडानी के लिए वो कलेक्ट कर रहा है, तो इसमें स्पाइस जेट जीएसटी नहीं लगाएगा, अडानी इसके ऊपर में जीएसटी लगाएगा। और स्पाइस जेट अगर अडानी से कुछ कमीशन चार्ज कर रहा है ये कलेक्शन करने का, तो फिर स्पाइस जेट अडानी को जो कमीशन लेगा उसके ऊपर में स्पाइस जेट को जीएसटी भरना पड़ेगा। ये पूरा पॉइंट इसके बारे में है। जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ, तो ये हमारा पॉइंट हो गया ये वाला। उसके बाद बात करते हैं जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय रियल एस्टेट कंपनीज। मैंने कोचिंग चलाने के लिए कोचिंग सेंटर रेंट पे लिया है। अब वो उसने बोला कि भाई मैं आपसे 20,000 रुपीज तो रेंट चार्ज करूंगा, और जो आपको बिजली का बिल आएगा वो आपको भरना है। ठीक है,
या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि वो मुझे बोले कि आपका मीटर तो हमारा एक ही है घर का और दुकान का, आप हमको ये मैं आपकी एक सब मीटर लगा देते हैं, उसमें जितनी यूनिट निकलेगी यूनिट के हिसाब से आप 10 रुपीज पर यूनिट मुझे पे कर देना, बिल में चुका दूंगा। ये ऐसे ऑप्शन होते हैं। उस केस में जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट होगा उस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे? तो पहला सिनेरियो है इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग सप्लाइड बंडल्ड विथ रेंटिंग और मेंटेनेंस। ठीक है, अगर रेंटिंग के साथ में उसने बोल दिया कि भाई आपको रेंट इतना पे करना है और आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का इतना अमाउंट आपको पे करना है, या यूनिट के हिसाब से उसने बोल दिया कि इतना आप मुझे रेंट के साथ में पे करोगे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल सेपरेटली आए चाहे तो कंबाइंड आए, तो उसके इसमें बिकम्स कंपोजिट सप्लाई, रेंटिंग इज ए प्रिंसिपल सप्लाई, जीएसटी रेट ऑन रेंट विल अप्लाई ऑन द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो 15,000 रुपीज का मेरा रेंट था कोचिंग सेंटर का, वो बोल रहा है 10 रुपीज पर यूनिट से मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज करूंगा, कौन? ओनर। और मेरी 100 यूनिट निकली है मान लो, तो 100 रुपीज 100 यूनिट के हिसाब से 10 रुपीज 1,000 रुपीज हो गए, तो उसके इसमें 15,000 रुपये रेंट, 1,000 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी, 16,000 रुपये पे जीएसटी भरना पड़ेगा ओनर को। कब? जब इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग सप्लाइड बंडल विद रेंटिंग और मेंटेनेंस, रेंटिंग के साथ बंडलिंग करके अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी जा रही है तो। हाँ, चार्जेस सेम अमाउंट एज चार्ज बाय द बोर्ड और डिस्कॉम। अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या डिस्कॉम जो अमाउंट चार्ज कर रहा है उतना ही अमाउंट अगर वो रिकवर कर रहा है, किससे? जो कि रेंट पे जिसने लिया हुआ है, मान लो कि उसका अलग से मीटर लगा हुआ है और अलग से मीटर का अमाउंट चाहे तो जो टेनेंट है वो डायरेक्टली पे कर रहा है डिस्कॉम को, चाहे तो वो ओनर को पे कर रहा है जो भी एक्चुअल बिल आया हुआ है, उस केस में ये अमाउंट एज ए प्योर एजेंट रिकवरी हो रही है। जीएसटी केवल 15,000 रुपये रेंट पे आएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट पे जीएसटी नहीं आए। तो अगर एक्चुअल अमाउंट चार्ज किया जा रहा है तो उस केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, और एक्चुअल अमाउंट नहीं है, उसने फिक्स कर दिया कि 10 रुपए पर यूनिट हम आपसे लेंगे, हमको चाहे 9 रुपए आए, 9.5 आए, 11 आए, हम एवरेज हमने फिक्स कर दिया उसका, किसका? टेनेंट का। तो उस केस में वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। चलिए, अब हम, ये हमारा हो गया सेक्शन नंबर 15 हमारा पूरा। अब हम बात कर लें रूल की। रूल कब काम आएंगे? पहला केस, रूल नंबर 27, व्हेन कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी, पूरा अमाउंट मनी में नहीं है, सेल ऑफ न्यू लैपटॉप इन कंसिडरेशन ऑफ 40,000 रुपीज प्लस ओल्ड मोबाइल। नया मोबाइल या नया लैपटॉप हम सेल कर रहे हैं, 40,000 रुपये वो हमको दे रहा है, प्लस ओल्ड मोबाइल साथ में दे रहा है आपने, तो उस केस में हमने जो उसको लैपटॉप सेल किया है उसको क्या वैल्यू पे हम टैक्स भरेंगे? तो उस केस में 40,000 रुपीज मिल रहा है और ओल्ड मोबाइल मिल रहा है अपने को उसको बेचने में। तो सबसे पहला हमको देखना इन द गिवन ऑर्डर, इस ऑर्डर में अपने को निकालना है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। अगर ओपन मार्केट वैल्यू, ये जो मैं नया लैपटॉप उसको सेल कर रहा हूँ उसका अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, यानी कि यही लैपटॉप मैं किसी और पर्सन को क्या प्राइस में सेल करता हूँ, वो अगर अवेलेबल है, मान लो वो हम 46,000 रुपीज में मैं सेल करता हूँ किसी और बंदे को, तो इस केस में यहाँ पे भी मेरा ये वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा? 46,000 रुपीज। अगर ओएमवी अवेलेबल नहीं है तो क्या करें? तो जो उसने 40,000 रुपये दिए हैं वो, प्लस जो उसने पुराना मोबाइल दिया है उसका क्या वैल्यू है, उसका मार्केट में क्या वैल्यू है, मान लो उसका वैल्यू है 5,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में उसको ऐड करके 40,000 रुपये उसने दिए हैं, 5,000 रुपये का पुराना मोबाइल लेके गया, 45,000 रुपीज वैल्यू बन जाएगी। लेकिन वो तभी लेना जब ओएमवी अवेलेबल नहीं है तो, क्योंकि अगर ओएमवी अवेलेबल है तो ओएमवी ही लेना है। अगर ये भी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, पुराने मोबाइल की प्राइस आप निकाल नहीं पा रहे हो, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, सेम तरीके का लैपटॉप मार्केट में क्या प्राइस पे सेल हो रहा है वो प्राइस ले लेंगे यहाँ पे। अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो वैल्यू एज पर रूल 30 यानी कॉस्ट प्लस 10%, ये जो लैपटॉप हम सेल कर रहे हैं वो कितने रुपए में मेरा कॉस्ट कितना था, उसमें 10% में अपना मार्जिन ऐड करके बोल के ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। इससे भी नहीं निकल रहा रूल नंबर 31 में, रीजनेबल मीन्स, इसमें ये रेजिडुअल रूल है, इसने बोल दिया कि भाई अगर आपका ये सब माथाफोड़ी करने के भी नहीं निकल रहा, 4 मेथड दे दिए फिर भी नहीं निकल रहा, तो आप इसके अलावा आप जो भी रीजनेबल मेथड से आप निकाल सकते हो वैल्यू, उस तरीके से आप निकाल लो। ये था हमारा, जब
हमको फुल्ली मनी में नहीं मिलता, कुछ और भी मिल रहा है। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन। रिश्तेदार को गुड्स भेजा है, तो आप हो सकता है कि 50,000 रुपए का लैपटॉप आप उसको 2,000 रुपए में दे दो, क्या फर्क पड़ता है, रिश्तेदार है हमारा। हो सकता है उसको फ्री में ही दे दो। तो हमने देखा था कि अगर आप रिलेटेड पर्सन को फ्री में भी गुड्स देते हो, तो शेड्यूल 1 में हमने देखा था कि उस पर जीएसटी आता है, डीम्ड सप्लाई बोला जाता है उसको। तो जीएसटी आएगा तो किस वैल्यू पे आएगा वो हम यहाँ पढ़ेंगे। और फ्री में नहीं दिया आपने, किस भी प्राइस पे दिया हो, तो भी हमको प्राइस को इग्नोर करना है और हमको ये रूल से हमको वैल्यू निकालनी है। एग्जाम्पल है सेल ऑफ लैपटॉप बाई जेठालाल टू टप्पू एट एनी प्राइस और विदाउट एनी चार्ज। डिस्टिंक्ट पर्सन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सप्लाई बिटवीन डिफरेंट जीएसटी नंबर ऑफ सेम पेन। वैल्यू टू बी कंप्यूटेड इन द गिवन ऑर्डर, इस ऑर्डर में कंप्यूट करना है। ओपन मार्केट वैल्यू पहला पॉइंट, पहला ऑप्शन, मतलब पहला अपना हो गया। सेकंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। थर्ड कॉस्ट प्लस 10%। फोर्थ रीजनेबल मीन्स। तो पहले वाले केस में हमने 5 चीजें पढ़ी थी, यहाँ पे 4 आ गई, एक यहाँ पे नहीं है, जो कि यहाँ पे एप्लीकेबल भी नहीं होता है कि भाई आपको जो पैसा मिल रहा है और जो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मिल रहा है वो वाला यहाँ पे नहीं है, बाकी चीजें सेम है। हाँ, इसमें 2 चीजें और एडिशनल ये जो ऑप्शन है सप्लायर के पास में, सप्लायर के पास ऑप्शन है कि ये वाले भी वो मेथड लगा सकता है, ये वाली वैल्यू भी वो ले सकता है। ये ऑप्शन है, वो चाहे तो ले, सप्लायर के पास ऑप्शन है कि भाई ये ऑप्शन से जो वैल्यू आ रही है वो मैं ले लूं, या तो ये हमने 4 चीजें पढ़ी है वो वाली वो वैल्यू ले सकता है। ऑप्शन क्या क्या है, ये एग्जाम्पल हम देख रहे थे कि अगर रिसिपिएंट जो है बायर, यहाँ पे एग्जाम्पल था इफ टप्पू सोल्ड, जैसे जेठालाल ने टप्पू को फ्री में लैपटॉप दे दिया। अगर टप्पू ने ये लैपटॉप आगे सेल कर रहा है, टप्पू इस लैपटॉप को, टप्पू सोल्ड लैपटॉप टू कस्टमर एक 50,000 रुपीज, आगे ये टप्पू इस लैपटॉप को फिर 50,000 रुपीज में अगर सेल कर रहा है, तो जेठालाल ने तो टप्पू को फ्री में ही दिया था, बट जेठालाल के ऊपर जीएसटी आएगा, आएगा जीएसटी। ठीक है, फ्री में सेल किया है जेठालाल ने टप्पू को, तो भी जीएसटी आएगा। तो जेठालाल पे जीएसटी क्या वैल्यू पे आएगा, टप्पू ने अगर इसको 50,000 रुपीज में आगे सेल किया है तो उसका 90% टप्पू ने, जो मतलब मेरे रिलेटेड पर्सन ने जो इस गुड्स को आगे सेल किया है, या सेम काइंड का गुड सेल किया है, अगर ये वाला नहीं किया तो सेम काइंड का गुड सेल किया है, उस सेल प्राइस का 90% वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन जेठालाल टू टप्पू। सो ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है ये। ऑप्शन नंबर 2 इसका भी बाप है, वो ये बोलता है कि अगर रिसिपिएंट जो है टप्पू, यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है, टप्पू। अगर इस टप्पू को फुल आईटीसी मिलता है इस लैपटॉप का, अगर टप्पू को पूरा आईटीसी मिल जाता है, जो आईटीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग हम आईटीसी पढ़ा है हमने, उसके अकॉर्डिंग अगर टप्पू को पूरा आईटीसी मिल जाता है इस लैपटॉप को, तो एनी वैल्यू टेकन इन इनवॉइस विल बी डीम्ड एज ओएमवी। इनवॉइस पे आपने 10 रुपए भी लिख दिए तो वही हम ओएमवी कंसिडर कर लेंगे और उस पर ही जीएसटी भरना है। तो गवर्नमेंट बोलता है यार, जब उसको पूरा आईटीसी मिल रहा है कस्टमर को, तो एक हाथ से जीएसटी जा रहा है जेठालाल के हाथ से, टप्पू को आईटीसी मिल जाता है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को क्या मिला, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो हम बोलते हैं उसको ककोड़ा मिला, कुछ नहीं मिला उसको। तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी ज्यादा दिमाग लगाया नहीं भाई, ऐसे केस में आप जो वैल्यू चार्ज कर लो इनवॉइस पे वही मान लेंगे हम लोग ओपन मार्केट वैल्यू। बट ये ऑप्शन है सप्लायर के पास में, ऑप्शन वो लेना चाहे तो वो ले ले, उसको फायदा हो रहा है सप्लायर को तो वो ये ऑप्शन ले लेगा, नहीं तो वो ये वाले ऑप्शन में भी जा सकता है, मतलब ये वाला तो उसको प्रोसेस फॉलो कर ही सकता है। उसके बाद है वैल्यू ऑफ प्रोवाइडिंग गारंटी। तो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं यहाँ पे, होल्डिंग कंपनी प्रोवाइडिंग गारंटी टू बैंक टुवार्ड्स लोन टेकन बाय द सब्सिडरी। अब शादी डॉट कॉम के मालिक अनुपम मित्तल ने शादी आई मीन शादी डॉट कॉम को लोन चाहिए बैंक से। तो शादी डॉट कॉम तो एक कंपनी है, अब अनुपम मित्तल के साथ, अनुपम मित्तल के पास बहुत सारे पैसे हैं, उसकी और बहुत सारी कंपनी चल रही है। बैंक बोलता है कि भाई मैं शादी डॉट कॉम को लोन दूंगा, कब दूंगा, अगर मित्तल साहब गारंटी दे दे इस लोन की,
कि अगर Shaadi.com ने लोन नहीं चुकाया तो मित्तल साहब पेमेंट करेंगे। ये गारंटी अगर मित्तल साहब दे देते हैं तो मैं लोन दे दूंगा, ऐसा बैंक वाला बोल रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया कि जो मित्तल साहब यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं बैंक को, वो एक सर्विस हो गई मित्तल साहब की, जो किसको मिल रही है, Shaadi.com को। ठीक है। तो अगर गारंटी देने वाला अगर डायरेक्टर है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, मित्तल साहब यहाँ पे गारंटर है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, नो कंसिडरेशन कैन बी पेड एज पर द आरबीआई गाइडलाइन, हेंस वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड ओपन मार्केट वैल्यू विल बी जीरो। आरबीआई बोल दिया मित्तल साहब कमीशन नहीं ले सकते, ऐसे केस में आरबीआई ने ऐसा पाबंदी लगा रखा है, तो जीएसटी वाले कैसे जीएसटी चार्ज कर लेंगे उससे, मित्तल साहब से। मित्तल साहब बोलेंगे देखो सर, आरबीआई मेरे से पैसा नहीं लेने दे रहा, आप बोल रहे हो मैं जीएसटी भरूं, जीएसटी में अपनी जेब से भरूं, तो बोल दिया मित्तल साहब को कि टेंशन मतलब जीएसटी भी नहीं लगाएंगे। अदर रिलेटेड पर्सन अगर गारंटी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग कंपनी, और भी बहुत सारे रिलेटेड पर्सन हमने ऑलरेडी देखे हैं, रिलेटेड पर्सन हमने चैप्टर 1 में देखे हैं कौन कौन होते हैं। तो डायरेक्टर के अलावा कोई और पर्सन अगर गारंटी दे रहा है लोन की, तो उस केस में जीएसटी आएगा, और कितनी वैल्यू पे जीएसटी आएगा, 1% ऑफ द गारंटी अमाउंट और एक्चुअल कंसिडरेशन, दोनों में से जो हायर होगा उस वैल्यू पे जीएसटी भरना पड़ेगा। नहीं, वो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगी, उसके ऊपर जीएसटी का रेट अप्लाई होगा, फिर उसके ऊपर जीएसटी आएगा। तो मान लो 1 करोड़ रुपए का लोन दे रहा है बैंक वाला सब्सिडरी कंपनी को, होल्डिंग कंपनी ने अगर गारंटी दिया तो 1 करोड़ का 1% यानी 1 लाख रुपीज, और एक्चुअली अगर उसने कुछ चार्ज किया है, दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा वो हो जाएगा बीओएस। इनके अलावा एक्स डायरेक्टर या अनरिलेटेड पर्सन कोई और है, वो अगर चार्ज कर रहा है गारंटी का पैसा, तो जो ट्रांजेक्शन वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू वो जो चार्ज करेगा उसके ऊपर जीएसटी आएगा। तो ये था गारंटी वाली बात। अभी नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं गारंटी के बाद में, हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस वाली सर्विसेज। आपने देखा होगा कि हेड ऑफिस कई सारी कंपनियों का बॉम्बे में हेड ऑफिस है, और 10-15 जगह उसकी फैक्ट्री है, स्टोर है, वेयर हाउस वगैरह है। अब बहुत सारा काम जो है, लाइक जीएसटी रिटर्न फाइल करने का काम, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का काम, हायरिंग मैन पावर काम, अकाउंटिंग का काम, ये सारा हेड ऑफिस से मैनेज होता है। लेकिन भाई ब्रांच ऑफिस भी तो बिजनेस कर रही है, ठीक है, बट वो सारा काम, ये सारी चीजें हेड ऑफिस से मैनेज होती है, वहां पे मैन पावर बिठा लेते हैं ये, या मैन पावर को हायरिंग मतलब थर्ड पार्टी से ये सर्विसेज लेके ये काम करवाते हैं। तो जीएसटी में क्या बोल दिया कि भाई अगर आप महाराष्ट्र में बैठ के राजस्थान स्टेट का जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हो, मतलब महाराष्ट्र का एम्प्लॉई, कंपनी सेम ही है, महाराष्ट्र में बैठा वो एम्प्लॉई और राजस्थान का जीएसटी का रिटर्न फाइल कर रहा है, तो जीएसटी वालों ने बोला कि भैया इस केस में हम ये मान लेंगे कि महाराष्ट्र वाला जो जीएसटी, महाराष्ट्र वाला जो स्टेट है वो राजस्थान वाले स्टेट को, सेम कंपनी है, राजस्थान वाले स्टेट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो रिटर्न फाइलिंग करने का काम हो सकता वो कर रहा है राजस्थान वाले स्टेट के लिए, उस केस में ये बोल रहे हैं, जीएसटी की बात कर लेते हैं। तो अगर बिल राजस्थान वाला स्टेट ब्रांच ऑफिस अगर आईटीसी लेने के लिए फुल आईटीसी मिलता है उसको, किस चीज का, जीएसटी का रिटर्न फाइल करवाने का, जो एक्टिविटी हेड ऑफिस कर रहा है उसका पूरा आईटीसी अगर ब्रांच ऑफिस को मिलता है, मतलब पूरा आईटीसी उस चीज का अगर ब्रांच ऑफिस को मिलता है, अगर आंसर इज यस, ब्रांच ऑफिस को पूरा आईटीसी मिलता है, तो उस केस में अगर इनवॉइस इश्यू किया है हेड ऑफिस ने कि हमने आपका जीएसटी रिटर्न भरा 1,000 रुपए, तो इनवॉइस इश्यू किया, तो जो इनवॉइस इश्यू किया है जिस भी वैल्यू का, वही हो जाएगी ओपन मार्केट वैल्यू, कोई टेंशन नहीं है। और अगर उसने इनवॉइस इश्यू नहीं किया, ऐसो ने बोला यार हम ही तो कंपनी वाले हैं, एक ही कंपनी है, क्या हम आपसे पैसे लेंगे, बैंक अकाउंट ही अलग नहीं है, कौन किसको पैसे देगा, एक ही बैंक अकाउंट, स्टेट वाइज बैंक अकाउंट होते भी नहीं है, तो उस केस में ओएमवी विल बी डीम्ड एज नील, ओपन मार्केट वैल्यू को नील मान लेंगे, यानी कोई जीएसटी नहीं आएगा यहाँ पे भी। हाँ, अगर ब्रांच ऑफिस को पूरा आईटीसी नहीं मिलता है, फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है ब्रांच ऑफिस, उसको कुछ आईटीसी का या तो उसको मिलता नहीं है किसी कारण से, मान लीजिए ब्रांच ऑफिस जो है, आई मीन पेट्रोल डीजल का सेल करता है, पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं है तो आईटीसी भी नहीं मिलेगा उसको। ब्रांच ऑफिस है वो व्हीट का सप्लाई करता है, राइस सेल करता है, जीएसटी एग्जाम्प्ट है मान लो उसमें, तो आईटीसी नहीं मिलता है। तो इस तरह से अगर ब्रांच ऑफिस को किसी भी कारण से आईटीसी नहीं मिलता है, या मान लो रेस्टोरेंट सर्विस चला रहा है ब्रांच ऑफिस,
मतलब स्टेट, ये जो हमारी कंपनी है वो रेस्टोरेंट में डील करती है, मैकडोनल्ड है। तो मैकडोनल्ड सारे इंडिया में रजिस्टर्ड है, और उसका राजस्थान में भी उसका ऑफिस है, और राजस्थान में से भी वो मैकडोनल्ड की ब्रांचेस खुली हुई है। तो वहां पे रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर को आईटीसी नहीं मिलता है। तो अगर उसको आईटीसी नहीं मिलता है एज पर द आईटीसी प्रोविजन, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई नीड टू बी कैलकुलेटेड। तो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे रूल नंबर 28 लगा के, जो अभी हमने पढ़ा था डिस्टिंक्ट पर्सन रिलेटेड पर्सन वाला। तो लगा के वो वीओएस कैलकुलेट करेंगे। और इसमें ये बोल दिया कि जो हेड ऑफिस में जो बंदा बैठा है, एम्प्लॉय बैठा है, उसको जो सैलरी दी जा रही है, वो तो उसको सैलरी दे रहे हो, उस सैलरी को आप इंक्लूड मत करो वैल्यू ऑफ सप्लाई में। उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। बाकी और कुछ खर्चा आपको रिटर्न भरने की वजह से आ रहा है, बाकी और कोई कॉस्ट आ रही है रिटर्न भरने की, या और भी काम करने, कुछ भी काम हो सकता है, रिटर्न तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, तो वो आप कॉस्ट का इंक्लूड करके और आप उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल नंबर 28 से निकालना पड़ेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 29। सप्लाई मेड और रिसीव्ड थ्रू एजेंट, चाहे तो ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, और ये कस्टमर है। तो प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स सेल किया, सॉरी गुड्स ट्रांसफर किया, और एजेंट ने कस्टमर को गुड्स सेल किया। इनवॉइस किसने बनाया? एजेंट ने। इनवॉइस ए के नाम से बनाया। इनवॉइस कस्टमर के, ए ने कस्टमर के नाम पे जो इनवॉइस बनाया है वो ए ने बनाया, इनवॉइस ए के नाम पे बनाया। तो ये हमने देखा था कि ये डीम्ड सप्लाई माना जाता है एज पर दी शेड्यूल 1। तो ये हो गया डीम्ड सप्लाई। सॉरी, डीम्ड सप्लाई कौन सा बोला? पी और ए के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो गुड्स, जो पी ने ए को जो गुड्स भेजा है, वो माना जाएगा डीम्ड सप्लाई। चाहे यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो या ना हो, उसको डीम्ड सप्लाई मानते हैं, पहली बात। अब उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? कंसिडर आई मीन कंसिडरेशन अगर इन्वॉल्व नहीं है तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? और अगर कंसिडरेशन है भी, अगर इनके बीच में कंसिडरेशन, इनका डिसाइडेड कंसिडरेशन है भी, तो भी वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू टू बी कंप्यूटेड इन द गिवन ऑर्डर। ओपन मार्केट वैल्यू, यानी कि ये जो पी ने ए को जो गुड सेल किया है उसका ओएमवी, और या फिर जो ए ने सी को गुड सेल किया है, चाहे तो ये सेम गुड्स या सिमिलर गुड्स, जो ए ने सी को सेल किया है, मान लीजिए वो 50,000 रुपीज की वैल्यू में सेल किया है ए ने सी को, तो जो ए ने सी को सेल किया है सेम गुड्स या सिमिलर गुड्स, उसका 90%, 45,000 रुपीज हो गया। और ओपन मार्केट वैल्यू जो पी जो ए को सप्लाई करता है, मान लो उसका ओपन मार्केट वैल्यू है 46,000 रुपीज। दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा वो हो जाएगा अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो यहां पे हम दोनों दोनों वैल्यू साथ में लेके, और आई मीन सॉरी, दोनों में से हायर नहीं है, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो, सॉरी, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो, अपनी चॉइस है उसके पास में, चॉइस है उसके पास में, दोनों में से जो भी वैल्यू हो चाहे वो ले सकता है। तो जनरली उसकी यही चॉइस होती है कि मैं लोअर वैल्यू लूँ ताकि लोअर जीएसटी आए। तो बेसिकली लोअर हो जाएगा, यहाँ पे हायर नहीं होगा। अब ये दोनों तो साथ ही में हमको चेक करना है हमेशा, दोनों साथ ही चेक करना है, दोनों में से जो उसकी मर्जी होगी वो ले लेगा ये। उसके बाद आती है कि दोनों भी चीजें अगर अवेलेबल नहीं है, तो फिर एज पर रूल 30 कॉस्ट प्लस 10% निकालना पड़ेगा, वो निकाल के ले सकते हैं। और अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो एज पर रूल 31 रीजनेबल बेसिस पे, जो भी रीजनेबल लगता है, जो भी अवेलेबल डेटा है उसके अकॉर्डिंग रीजनेबल बेसिस पे जो भी वैल्यू निकाली जा सकती है वो लिया जा सकता है। उसके बाद है रूल नंबर 30, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, 31 देखा हुआ है। रूल नंबर 31A, 31B, 31C। लॉटरी, हमने लॉटरी का टिकट खरीदा शॉप पे जाके 100 रुपीज का, क्या पता लॉटरी लग जाए हमारी 10 लाख की। ऐसा सोच के हमने 100 रुपीज का टिकट खरीदा, तो उस केस में जीएसटी लगाएगा कौन? जो लॉटरी का टिकट सेल कर रहा है वो जीएसटी लगाएगा।
मतलब जीएसटी पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को। अब उसका कितने रुपए की वैल्यू पे वो जीएसटी का पेमेंट करेगा? मैंने 100 रुपीज पे किए, तो लॉटरी के टिकट में 28% जीएसटी होता है। 28% का जीएसटी रेट है, हाईएस्ट टैक्स रेट है इस पे। तो उस केस में मैंने 100 रुपीज पे करे, तो उसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानेंगे। और जो मैंने जो टिकट का फेस वैल्यू है, मान लो टिकट का फेस वैल्यू भी 100 रुपीज ही था और मैंने 100 रुपीज ही पे किए, तो 100 रुपीज फेस वैल्यू था उसका। मतलब टिकट पे कितना रुपए लिखा हुआ था? 100 रुपीज लिखा हुआ था। तो 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जीएसटी रेट यानी 0.2%, यानी कि 128 हो जाएगा यहाँ पे। तो 100 × 100 डिवाइडेड बाई 128, तो इस तरह से ये आ जाएगी वैल्यू। सो जो भी, तो ये फेस वैल्यू को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हैं, फेस वैल्यू। और प्राइस नोटिफाइड इन द गैजेट, उस टिकट की जो गैजेट में जो प्राइस को जो नोटिफाई किया हुआ है, वो प्राइस से भी हम 100 डिवाइडेड बाई 128 करेंगे। दोनों में से जो हायर वैल्यू आएगी, फेस वैल्यू और जो गजट में नोटिफाई करी हुई प्राइस, दोनों में से जो हायर वैल्यू आ जाएगी आएगी वो कहलाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके बाद बैटिंग, गैमलिंग एंड हॉर्स रेसिंग। हमने बोला कि भारत जीतेगा इंडिया पाकिस्तान के मैच में, और हमने बोला कि इंडिया जीतेगा, मैं 50,000 रुपीज लगाता हूँ, जीता तो मुझे मिलेंगे 1 लाख, हारा तो वो गए। तो जो बुकी है, जिसने ये बुकिंग ली है अमाउंट की, उसको जीएसटी भरना पड़ेगा। और वो जीएसटी कितने अमाउंट में भरेगा? 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट और अमाउंट पेड। तो मैंने 50,000 रुपीज लगाया ना उसको, तो 50,000 रुपीज पे वो जीएसटी पे करेगा। कौन? बुकी। और 50,000 रुपीज जो मैंने पे किया वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी नहीं माना जाएगा। जो मैंने 50,000 रुपीज का पेमेंट किया, उसके ऊपर में जो 28% का जीएसटी रेट है, तो मैंने 50,000 रुपीज का पेमेंट किया इंटू 28%, तो उसके ऊपर यानी 14,000 रुपीज का वो जीएसटी का पेमेंट करेगा। सो जो मैं पेमेंट कर रहा हूं उसके ऊपर स्ट्रेट अवे 28% जीएसटी रेट है, इसके ऊपर में वो आएगा। किन किन केसेस में? बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग। उसके बाद में दो सर्विसेज, ऑनलाइन मनी गेमिंग एंड कैसीनो। या तो मैं ड्रीम्स 11 पे गेम खेल रहा हूँ, ऐसी कोई भी ऐप पे जहां पे मेरे को पैसा लगाना होता है और जिससे जीतने और हारने की पॉसिबिलिटी रहती है, वो होती है ऑनलाइन मनी गेमिंग। और कैसीनो, हम गोवा गए घूमने तो वहां पे कैसीनो बने हुए हैं जहाँ पे आप सिमिलर टाइप से ऑफलाइन वहां पे कई सारे तरह के गेम्स खेल सकते हो। तो उस केस में जो मैंने ऐप ड्रीम्स 11 में मैंने मान लो 1,000 रुपीज का अमाउंट डिपॉजिट किया, मतलब डाला मैंने खेलने के लिए, या फिर मैं गोवा में गया तो मैं एंट्री कर रहा हूँ तो उसने वहां पे रोक लिया, बोले पहले टोकन खरीदो फिर अंदर जा सकते हो, फिर ही आप खेल सकते हो। तो मैंने 1,000 रुपीज वहां पेमेंट किया और टोकन दे दिया उसने मेरे को खेलने के लिए अंदर। तो वो जो अमाउंट मैंने पे किया है वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब इसमें नोट करने की बात ये है, नोट फॉर दी बोथ, वो है कि जो, अब मैं मान लो 1,000 रुपीज में खेल गया अंदर, 400 रुपये में हार के आ गया। अब मैंने कहा कि बहुत हार लिए, अभी वापस जाएंगे, इसको टोकन को वापस देंगे, 600 वापस ले लेंगे। तो मैंने गया, उसको टोकन वापस दिया, उसने मुझे 600 रुपीज वापस दिए। बट उसका जो जीएसटी कंपोनेंट था, मान लीजिए जब मैं उसके पास गया था तब मैंने उसको 10,000 रुपीज, सॉरी 10,000 रुपीज, 1,000 प्लस 280 रुपीज मैंने जीएसटी भी पे किया था। तो 1,280 रुपीज मैंने पे किया था। मैंने उसको अभी 600 रुपीज का कूपन कॉइन वापस लौटा दिया, बट वो जीएसटी वापस नहीं दे रहा है। जीएसटी वापस वो नहीं देगा, बिकॉज लॉ में लिखा हुआ अमाउंट रिटर्न, रिफंडेड एंड नॉट यूज्ड इज नॉट डिडक्टिबल। तो कैसीनो वाला तो आपको पैसे दे देगा वापस, लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो पैसा ले लिया है, मोदी साहब ने जो पैसा ले लिया है वहां पे जीएसटी का, कोई भी सरकार ने, वो वापस नहीं मिलेगा इन दो केसेस में। और मान लीजिए एक तो सिनेरियो हो गया, और मान दूसरा सिनेरियो, 1,000 रुपीज मैंने लगाया और मैं उससे 3,000 रुपीज और जीत गया, और अब मुझे वो 4,000 रुपीज वापस दे रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ सर मेरे को जो जीएसटी का जो मैंने पेमेंट किया था आपको, वो भी वापस दो। तो उस केस में भी जीएसटी का पेमेंट वापस नहीं मिलेगा। और इसके अलावा उसको 4,000 रुपीज पे कोई जीएसटी का पेमेंट, मतलब जीत भी गया तो उस जो विनिंग प्राइस है उसके ऊपर भी जीएसटी का पेमेंट किसी को नहीं करना है। अमाउंट वन एंड यूज्ड विदाउट विड्रॉ, हाँ,
जीत गया, और हो सकता है ये जीतने के बाद फिर इसने वापस बिना विड्रॉ किए वापस लगा दिए। जीत के कौन लेके गया है साहब, आज तक सट्टे में। तो ये भी जीत के वापस ले जा नहीं पाएगा, उसने बिना विड्रॉ किए अगर वापस लगा दिए तो भी उसके ऊपर में कोई 4,000 रुपीज पे जीएसटी, नया जीएसटी नहीं आएगा। तो पहली बार में जो वो पैसे डाल रहा है, जो कस्टमर पैसे डाल रहा है, उसी अमाउंट पे जीएसटी आएगा हमेशा। और अगर क्वेश्चन में वो अमाउंट दिया हुआ है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो इंक्लूसिव मानना है, और एक्सक्लूसिव दिया हुआ है तो एक्सक्लूसिव मानना है। इन दोनों केस में कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद रूल नंबर 32, फर्स्ट है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वैल्यू ऑफ कन्वर्जन सर्विसेज। तो मैं बैंक के पास गया, मेरे पास रुपए थे, मैंने रुपए दे दिए, उसने मुझे डॉलर दे दिए। या मेरे पास डॉलर थे, मैंने उसको डॉलर दे दिए, मुझे उसने रुपए दे दिए बैंक ने। तो क्या बैंक ने कुछ सर्विस दी है मुझे? यस, उसने मुझे कन्वर्जन सर्विस दी है। तो मैंने उसको $100 दिए, $1,000 दिए, और बैंक ने मुझे, सॉरी, मुझे $1,000 बाय करने थे। तो बैंक ने बोला कि 61,000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे, 61,000 रुपीज देने पड़ेंगे $1,000 के बदले में। मैंने कहा ठीक है। अब बताओ, इस केस में जीएसटी, उसने सर्विस दी है, हाँ जी दी है, तो जीएसटी लगेगा, हाँ जी लगेगा। कौन सी वैल्यू पे लगेगा? तो मैंने जो उसको $1,000 दिए हैं, उसके बदले में मेरे को जो 61,000 रुपये उसने दिए हैं, वो तो कन्वर्जन ऑफ मनी है। मतलब मैंने उसको एक फॉर्म ऑफ करेंसी दी है, उसने मुझे दूसरी दे दी, तो ट्रांजेक्शन इन मनी है। बट इसमें जो वो कन्वर्जन की जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस है। अब उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू ऐसे निकालेंगे कि जो उसने 61,000 रुपीज मेरे से चार्ज किए हैं, इसमें कुछ ना कुछ उसका कमीशन था, कुछ ना कुछ उसकी कमीशन था बैंक वाले का, जो उसने इसमें ही ऐड करके मेरे से चार्ज कर लिए। तो वो कमीशन हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो उस केस में अगर मैंने फॉरेन करेंसी दी है और रुपीज लिया है, सॉरी, अगर मैंने उसको रुपीज दिया और फॉरेन करेंसी लिए, या उल्टा कुछ भी, तो उसमें जो आरबीआई एक रेट निकालता है एक दिन की, तो मान लीजिए इस एग्जाम्पल में उस दिन की जो आरबीआई की रेट थी वो 60 रुपीज थी, 60 रुपीज की रेट थी आरबीआई की, लेकिन बैंक वाले ने मेरे से 61 रुपीज चार्ज किया। तो बाइंग या सेलिंग रेट कितनी, उसने मेरे से 61 रुपीज चार्ज किया, जबकि आरबीआई की रेट थी 60 रुपीज। यानी कि $1 उसने मेरे से कमीशन का चार्ज कर लिया, और मैंने कितना $1,000 उससे कन्वर्जन करवाया था, तो ये हो जाएगी $1,000 उसका कमीशन हो जाएगा। तो इससे वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बाई सेल रेट, जो भी रेट पे बाई या सेल हुआ, और आरआरआर का जो बैंक आरबीआई रेफरेंस रेट है, उसको डिफरेंस निकाल के फॉरेन करेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये। इन केस आर 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 नॉट अवेलेबल, अगर आरबीआई ने रेट दे नहीं रखी है किसी, मान लो हमने कोई एक ऐसी करेंसी कराई, कन्वर्जन कराई है जिसका आरबीआई ने रेट नहीं बता रखा है, तो उस केस में सीधा बोल दिया गवर्नमेंट ने कि जो 1% ऑफ आईएनआर है ना, जो भी 61,000 रुपीज है यहाँ पे एग्जाम्पल में, तो इसका 1% बैंक का कमीशन मान लेंगे, 1% को कमीशन मान लेंगे। अगर फॉरेन करेंसी से फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराया, मैंने उसको डॉलर दिए $600, और उसने मुझे यूरो दे दिए 400 बैंक ने। अब कैसे होगा इसके अंदर में? तो ऐसे केस में क्या बोल दिया कि इसकी भी एक इसकी भी आरबीआई रेट होगी, इसकी भी एक आरबीआई रेट होगी, तो दोनों अमाउंट को आरबीआई की रेट से कन्वर्ट कर लो। मान लो जो इसकी रेट थी 80, इसकी थी 100, तो ये आ गया 48,000 रुपीज, ये आ गया 40,000 रुपीज। अब दोनों में से जो लोअर अमाउंट है, यानी 40,000 रुपीज, इसका 1% कमीशन मान लेंगे बैंक वाले का, 1% कमीशन मान लेंगे बैंक का, कन्वर्जन करने वाले का। तो इस तरह से ये आ जाएगी 400 रुपीज वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इसके ऊपर में जीएसटी का जो रेट रहेगा 18%, वो आ जाएगा। ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, एक मेथड और है। अब ये दोनों में से कौन सा मेथड लगेगा, ये बैंक जो है वो चूज कर सकता है, बैंक के पास ऑप्शन है, बैंक के पास ऑप्शन है कि वो चूज कर ले। और एक बार ये चूज कर लिया, सेकंड मेथड अगर चूज कर लिया, तो वो फिर रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उस साल के लिए उसको फिर यही मेथड रखना है। तो ये है।
अब इसमें क्या है, ये थोड़ा सस्ता वाला है, थोड़ा सा रिलेटिवली कम कॉस्टली है, कि अगर 1 लाख रुपीज तक का अगर कन्वर्जन करवाया है हमने, 1 लाख रुपीज का अगर हमने मैंने मैंने डॉलर लेना था, बैंक ने मेरे से 1 लाख रुपीज चार्ज किया, और मैंने उसको बैंक को 1 लाख रुपीज दिया और उसने मुझे डॉलर दे दी। तो अगर अप टू 1 लाख रुपीज का इंडियन रुपए का कन्वर्जन हुआ, इंडियन रुपीज अगर 1 लाख रुपीज तक इन्वॉल्व है, तो 1% ऑफ द अमाउंट और 250 रुपीज विच एवर इज हायर। सो बैंक ने बोला मिनिमम में 250 रुपीज तो कन्वर्जन चार्जेस ले रहे हैं वो, और 1% दोनों में से जो हायर होगा। ठीक है सर, तो 1% तो अभी तक हम देखते ही आ रहे थे ऊपर से। तो ये एक्चुअल अमाउंट का लेना है, जो भी कन्वर्जन हुआ है ना उसके आपस में एक्चुअल रेट पे। तो मैंने डॉलर दिया बैंक, मैंने रुपीज दिया बैंक को, बैंक ने मुझे डॉलर दिया। मान लो यही केस है 61,000 वाला, तो 61,000 रुपीज बैंक ने लिए, तो इस केस में इंटू 1%, यानी कि 610 और 250 विच एवर इज हायर, यानी 610 आ जाएगा यहाँ पे। तो एक्चुअल जो भी वैल्यू पे कन्वर्जन हुआ है वो लेना है यहाँ पे। अगर 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपीज तक का अगर ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उस केस में 1 लाख रुपीज पे तो आ जाएगा, 1 लाख पे तो आ जाएगा 1%, यानी कि 1,000 रुपीज स्लैब रेट से, जैसे इनकम टैक्स में हम स्लैब रेट लगाते हैं ना टैक्स पेमेंट करने के लिए, वैसे ये स्लैब रेट है। अब 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक, यानी कि आगे के 9 लाख रुपीज पे लगेगा 0.5%, यानी कि 4,500 रुपीज। सो मैं अगर मैंने 10 लाख रुपीज का कन्वर्जन कराया तो मुझे कमीशन कितना, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो जाएगी, 5,500 रुपीज। अब अगर यही अमाउंट मान लो 30 लैक्स का होता, 30 लैक्स होता, तो मेरा 10 लाख रुपीज तक तो कितना हो गया, 5,500 रुपीज, प्लस अगला जो 20 लैक्स का मैंने टोटल कन्वर्जन कराया 30 लैक्स रुपीज का, तो 5,500 रुपीज हो गया 10 लाख रुपीज तक का कमीशन चार्जेस, और आगे के जो 20 लैक्स रुपीज है उसके ऊपर कितना लगेगा, 0.1%। सो 0.1%, यानी कि 2,000 रुपीज। इस तरह से टोटल मेरे को 7,500 रुपीज पे करेंगे करना होगा, अगर 30 लैक्स रुपीज का मैं कन्वर्जन करा रहा हूँ। सो अबव 10 लैक्स रुपीज रहेगा, तो 5,500 प्लस 0.1% ऑफ दी अमाउंट माइनस 10 लैक्स। और मैक्सिमम जो कन्वर्जन चार्जेस रहेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगी, उसको 60,000 रुपीज हम मैक्सिमम मान रहे हैं गवर्नमेंट वाले। उसके बाद है बुकिंग ऑफ एयर टिकट। मैंने स्पाइस जेट से किसी एजेंट के थ्रू, मेक माई ट्रिप के थ्रू बुक कराया टिकट को, स्पाइस जेट का टिकट बुक कराया, फ्लाइट का टिकट बुक कराया, मैं जा रहा हूँ दिल्ली टू बॉम्बे। तो जो मेक माई ट्रिप का जो कमीशन रहेगा ना, जो वो किससे लेगा, फ्लाइट वाले से ले रहा होगा, स्पाइस जेट्स वाले से ले रहा होगा। तो उस कमीशन का वैल्यू क्या होगा, तो अगर डोमेस्टिक फ्लाइट है तो 5% ऑफ द बेस फेयर, तो जो मैंने टिकट का जो अमाउंट है उसका 5% हो जाएगा, उसका कमीशन मान लिया जाएगा। और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो 10% ऑफ द बेस फेयर मान लिया जाएगा उसका कमीशन, एजेंट का, मेक माई ट्रिप वाले का। और अगर एक्चुअल कमीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसका एक्चुअल कमीशन पता है और एक्चुअल कमीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो रूल है ना, ये वाला, ये ऑप्शनल रूल है, ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि अगर एक्चुअल कमीशन कम है तो एक्चुअल कमीशन पे जीएसटी भरेगा कौन, मेक माई ट्रिप। और अगर एक्चुअल कमीशन ज्यादा है और ये वाला कम है, तो फिर इस वाले पे भरेगा वो कम जीएसटी, इस वाली वैल्यू पे, जो ये वैल्यू निकल के आएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई, इस पे भरेगा वो जीएसटी। तो दोनों में से जो कम होगा उसके ऊपर वो भर देगा, उसकी चॉइस है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। मैंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से, एलआईसी से एक इंश्योरेंस करवाया, बीमा करवाया, और मैंने प्रीमियम पे किया है, 10,000 रुपीज का प्रीमियम पे किया है, और एलआईसी ने मेरा इंश्योरेंस कर दिया। तो एलआईसी ने क्या कोई सर्विस प्रोवाइड करी है, हाँ जी करिए। उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ये होगा कि अगर ये 10,000 रुपीज जो मैंने पेमेंट किया है एलआईसी को, अगर इसमें मुझे वापस फ्यूचर में कुछ नहीं मिलना, अगर मेरी डेथ नहीं हुई, तो सिर्फ और सिर्फ ये मेरे को रिस्क कवर के लिए पैसा ले रहा है, मतलब बाद में कोई पैसा मुझे वापस नहीं मिलना है, एक्सेप्ट ऑन डिमाइस,
ऑफ द इंश्योरी ऑफ द बेनिफिशियरी। तो ये 10,000 रुपीज पूरा रिस्क के लिए मैंने पेमेंट किया है, तो ये पूरा ही वैल्यू हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, पूरा अमाउंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इस पे आ जाएगा जीएसटी। 18% रेट रहेगा तो 18% से। तो ये था हमारा पूरा, अगर रिस्क कवर के लिए पेमेंट किया है तो जो मैंने पेमेंट किया वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ, अब दूसरी स्कीम आपने देखी होगी, ये बोलते हैं कि आप 10,000 रुपीज सालाना देना है, 10 ईयर्स तक देना है। अगर रास्ते में आप निकल लिए, इन बिटवीन अगर आप निकल लिए, तो आपको जो भी इंश्योरेंस का आपको क्लेम मिल जाएगा, मान लीजिए इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा 2 लाख रुपीज का, मान लो फॉर एग्जाम्पल। अगर आप नहीं निकले इन बिटवीन और आप 10 ईयर्स तक जिंदा रहे, तो 10 ईयर्स के बाद में आपको कितना मिलेगा? मान लीजिए 2 लाख रुपीज मिल जाएगा। ऐसी पॉलिसी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैं प्रीमियम पेमेंट कर रहा हूँ उसमें कुछ अमाउंट तो मेरा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है और कुछ अमाउंट मेरा रिस्क के लिए जा रहा है। ठीक है, तो पॉलिसी में रिस्क भी कवर है, इन्वेस्टमेंट भी कवर है। तो अगर जब क्वेश्चन में दिया हुआ है या पॉलिसी जब इशू करी जा रही है, 10,000 रुपीज प्रीमियम दिया जा रहा है, उस टाइम पे ही दे दिया गया है पॉलिसी के अंदर में कि आपका 7,000 रुपीज तो आपका इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में इन्वेस्ट करेंगे हम लोग, और 3,000 रुपीज हम लोग आपका एज ए रिस्क में यूज करेंगे। तो पॉलिसी में अगर दे दिया है तो इस रिस्क वाले अमाउंट पे ही जीएसटी आएगा, इस इन्वेस्टमेंट वाले अमाउंट पे नहीं आएगा। लेकिन अगर पॉलिसी में दिया हुआ नहीं है कि कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट का कितना रिस्क का है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने खुद से ही एज्यूम कर लिया। जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला कि अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है कि एक बार प्रीमियम देना है, 10 साल तक इंश्योरेंस हो गया और इन्वेस्टमेंट भी उसमें इंक्लूडेड है, तो प्रीमियम का 10% मान लेंगे कि कमीशन है, सॉरी 10% जो प्रीमियम का है वो रिस्क के टुवार्ड्स रिस्क के लिए है और उस पर जीएसटी आ जाएगा 10% पे। और अगर मल्टीपल प्रीमियम है, यानी कि मुझे 10 ईयर्स तक उसको प्रीमियम देना है और मान लो मंथली मेरे को पेमेंट करना है 10 ईयर्स तक, तो जो फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है उसका 25% ये मान लेंगे कि भाई ये इसका इस वैल्यू ऑफ सप्लाई है। और अगर सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स जो रहेगा उसको 12.5%, उसका आधा मतलब उसको मान लेंगे कि ये इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई है। किसका? एलआईसी कंपनी का, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसका ये रिस्क का सर्विस है, रिस्क को कवर करने का सर्विस दे रहे हैं। तो सिंगल प्रीमियम में 10%, मल्टीपल प्रीमियम में तो फर्स्ट ईयर का 25 और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स का 12.5%। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स यानी मार्जिन स्कीम, ये कब अप्लाई होगा? मेड बाय द सेकंड हैंड डीलर। सेकंड हैंड गुड्स कौन सेल कर रहा है? सेकंड हैंड डीलर। सेकंड हैंड डीलर मान लीजिए कार्स 24। कार्स 24 है, ये अपनी कार सेल कर रहा है। सेकंड हैंड ये बाय करता है पहले, फिर सेल करता है सेकंड हैंड में। तो सेकंड हैंड डीलर अगर यानी कार्स 24 कार सेल कर रहा है, प्लस कार तो एग्जांपल है, कोई भी गुड्स हो, सेल एज इट इज और ओनली आफ्टर माइनर प्रोसेसिंग विदाउट चेंजिंग नेचर ऑफ गुड्स। तो इसने जो कार खरीदी थी उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किया, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया, कलर डेंटिंग पेंटिंग करी और अब ये सेल कर रहा है। उस केस में क्या होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो अगर ये कार्स 24 ने जब कार परचेज करी थी, सेकंड हैंड कार परचेज करी थी, और परचेज करते टाइम पे जो इसका जो सप्लायर था, जो ये सेल करने आया था कार को, वो सप्लायर मान लो रजिस्टर्ड था जीएसटी में, और उसने टैक्स इनवॉइस बना के ये सेल करी कार को। सप्लायर मान लो कि ये था डी मार्ट। डी मार्ट के डायरेक्टर साहब के पास कार थी, उन्होंने बोला कि पुरानी होगी, इसको मेरे को बेचना है, नहीं लेके आएंगे। ठीक है, पहले तो ओडी थी, अभी रोल्स रॉयस लेके आएंगे, शेयर की प्राइस बहुत बढ़ गई है, शोभा नहीं देता ओडी, हर कोई रखता है ओडी। तो डी मार्ट वाले ने अपनी कार सेल कर दी कार्स 24 को। तो वो डी मार्ट थी जीएसटी में रजिस्टर्ड और उसने जीएसटी चार्ज किया कार्स 24 को। तो कार्स 24 ने क्या किया? उसका आईटीसी ले लिया। तो अगर कार्स 24 ने उस कार का आईटीसी ले लिया था, कार्स 24 ने वो कार बाई करती थी 30 लाख रुपीज में बाई करी थी, और आगे वो सेल कर रहा है 35 लाख रुपीज में फर्दर, और इसका उसने आईटीसी लिया हुआ है 30 लाख रुपीज पे। तो जब ये 35 लाख रुपीज में सेल करेगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? 35 लाख रुपीज ही होगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? जो भी प्राइस पे वो सेल कर रहा है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो सर इसमें नया क्या है? इसमें कुछ नया नहीं है।
अगर आईटीसी उसने लिया है और सेल कर रहा है तो जो भी प्राइस पे सेल कर रहा है वही होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आईटीसी नहीं लिया है परचेज पे, यानी कि डीमार्ट वाला सेल करने नहीं आया यहाँ पे, ये हमारा सेल करने के लिए आया है श्री श्री श्यामलाल जी, जो कि एक कंपनी में एम्प्लॉय है और उनकी अच्छी खासी सैलरी है। उन्होंने उनके पास पहले कार थी, कौन सी थी, कोई सी भी हो सकती है, और ये अनरजिस्टर्ड है, ये एम्प्लॉय है, अनरजिस्टर्ड है। जो पर्सन अनरजिस्टर्ड है और अपनी कार सेल कर रहे हैं, इनके पास मान लो डिजायर थी, अब ये सेल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार डिजायर छोड़ते हैं, अभी अर्टिगा लेके आएंगे। तो डिजायर इन्होंने सेल करी कार्स 24 को 5 लाख रुपीज में। अब इन्होंने तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है, तो कार्स 24 ने भी आईटीसी नहीं लिया, कार्स 24 ने इसको आगे सेल किया 6 लाख रुपीज में। कार्स 24 पे कितने का उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो उस केस में होगा सेल प्राइस 6 लाख रुपीज में इसने सेल किया है, माइनस परचेज प्राइस 5 लाख रुपीज में बाय किया था कार्स 24 ने, उसका जो डिफरेंस सेल माइनस परचेज यानी 6 - 5 यानी 1 लाख रुपीज विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको इग्नोर करना है। तो सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेल ऑफ गुड्स वी परचेज फ्रॉम द यूआरपी बोरोवर, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल कोर्स। अब दूसरी बात, अब ये डिजायर का, ये दूसरा सिनेरियो में बात करें, डिजायर की किस्त नहीं भरी श्यामलाल जी ने, तो बैंक वाले कार उठा के ले गए, बैंक वालों ने वसूली भाई को भेजा, कार उठा के ले गए। अब बैंक वाले उसको सेल कर रहे हैं, तो जब बैंक वाले सेल करेंगे उसको, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, किस वैल्यू पे जीएसटी आएगा। तो उस केस में ये देखेंगे कि क्या प्राइस पे सेल कर रहे हैं बैंक वाले, बैंक वाले मान लो इसको 6 लाख में सेल कर रहे हैं आगे। अब उसमें से लेस करेंगे। श्यामलाल ने जब ये कार खरीदी थी, वो कितने की खरीदी थी, मान लो 10 लाख की खरीदी थी ये कार, कितने साल चला ली, मान लो उसने 2 साल चला ली, यानी 8 क्वार्टर चला ली, तो 5% पर क्वार्टर, यानी 8 क्वार्टर के लिए इसने उस कार को चला ली, यानी कि 10 लाख का इसमें से ये लेस हो जाएगा 40%, 10 लाख का 40% लेस, 10 लाख का 8 क्वार्टर इंटू 5% 40% हो गया, तो 10 लाख का 40% हो गया 4 लाख रुपए। तो सेल करी 6 लाख में, और ये इस कार की सॉरी इसमें ये लेस करेंगे तो 4 लाख रुपए, सॉरी इसकी परचेज प्राइस थी 10 लाख रुपीज, और 40% लेस कर देंगे अगर 4 क्वार्टर में चलाइए तो, सॉरी 8 क्वार्टर चलाइए तो 40% लेस कर देंगे, तो 4 लाख रुपीज लेस हो जाएगा, तो इसकी कार की वैल्यू आ जाएगी 6 लाख रुपए, बेसिकली डेप्रीसिएटेड वैल्यू आ जाएगी ये, डेप्रीसिएटेड वैल्यू आ जाएगी 6 लाख रुपए। 6 लाख में सेल करिए, 6 लाख की डेप्रीसिएटेड वैल्यू है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा 0, तो जीएसटी कितना आएगा, 0, जीएसटी नहीं आएगा। तो इस तरह से वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाली जाएगी बैंक के पास। उसके बाद में बात कर लेते हैं कूपन और वाउचर की। मैं गया डीमार्ट के पास में, डीमार्ट से मैंने 10,000 रुपीज का एक वाउचर खरीद लिया, और वो वाउचर मेरे को डीमार्ट ने बोला कि डीमार्ट का वाउचर आप खरीदते हो तो हम लोग 10,000 रुपीज का उसका फेस वैल्यू है, मतलब आप 10,000 रुपीज का कोई भी गुड्स बाय कर सकते हो, लेकिन हम वो डीमार्ट वाउचर सेल करा 9,500 रुपीज में, 5% डिस्काउंट पे सेल करा। वैसे अमेजोन के भी वाउचर बाय कर सकते हैं किसी को गिफ्ट वगैरह देने के लिए। तो ऐसा कोई भी वाउचर किसी ने बाय किया है तो डीमार्ट ने सेल किया है, डीमार्ट कितने रुपए पे जीएसटी पे करेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो उस केस में मनी वैल्यू ऑफ सप्लाई इज रिडीमेबल अगेंस्ट सच वाउचर कूपन। तो एग्जाम्पल के तौर पे डोमिनोज वाउचर हम बाय किया था, डोमिनोज ने वाउचर सेल किया था 500 रुपीज की, उसकी 500 रुपीज का वाउचर था, उसको सेल किया था 400 रुपीज में, कि बोला ये वाउचर लेके जाओ, जब भी आप आओगे खरीदी करने खाने के लिए वाउ पिज्जा, तो आप 500 रुपीज तक का पिज्जा आप खा सकते हो इस वाउचर को यूज करके। बट वो वाउचर उसने कितने प्राइस में सेल किया, 400 रुपीज में सेल किया डोमिनोज वाले ने, तो इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, 500 रुपीज होगा, जिस वैल्यू पे वो वाउचर को रिडीम किया जा सकता है वो वैल्यू होगी। उसके बाद है, उसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 34, एक्सचेंज रेट फॉर वैल्यूएशन। अब मैंने मान लो कोई सर्विस एक्सपोर्ट करी और मैंने इनवॉइस बनाया $1,000 का, और जीएसटी का रेट है 18%, तो क्या मैं गवर्नमेंट को डॉलर में जीएसटी पेमेंट करूंगा,
नहीं, मैं तो रुपीज में करूंगा। तो रुपीज में करूंगा तो $1000 का मैंने इनवॉइस बनाया, तो उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन रुपीज में। तो क्या रेट से कन्वर्ट करूं मैं, और कौन सी डेट की करेंसी लूं, क्योंकि रेट तो हर दिन चेंज होती है। तो अगर मैंने सर्विस सप्लाई करी है, तो जो मैंने जिस रेट पे अकाउंटिंग किया उसका, भाई मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जब अकाउंटिंग करूंगा, तो मैं इंडियन रुपए में अकाउंटिंग करूंगा। इनवॉइस भले ही मैंने फॉरेन करेंसी में बनाया है, तो जिस रेट पे मैं अकाउंटिंग करूंगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो रेट में यूज करूंगा अकाउंटिंग करने के लिए, वही रेट मेरी हो जाएगी कन्वर्जन रेट। और अगर मैं गुड्स का सेल कर रहा हूँ, तो सीबीआईसी वाले जो रेट बताएंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट एंड कस्टम, वो रेट नोटिफाई करते हैं अपनी वेबसाइट, उनकी वेबसाइट पर निकालते हैं वो रेट को, वो रेट से मैं कन्वर्ट करूंगा फॉरेन करेंसी को। और कौन सी डेट की मैं ये रेट लूंगा, जिस दिन मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हुआ है, जो हमने टीओएस वाले चैप्टर में स्टडी किया था कि कब टीओएस होता है, उस टीओएस की डेट को उस टीओएस की डेट पे जो रेट रहेगी ये, वो वाले रेट से मैं कन्वर्ट करूंगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है इस चैप्टर का, इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अगर जीएसटी इंक्लूडेड है, मतलब जो भी वैल्यू दे रहे हैं क्वेश्चन में, उसमें अगर जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे और जीएसटी कैसे निकालेंगे। तो मान लो मैं शॉप पे गया, मोबाइल बाय किया, शॉपकीपर ने बोला 10,000 रुपीज दे दो गुड्स आपका। मैंने कहा सर जीएसटी, वो बोला इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, आपको तो 10,000 रुपीज ही देने हैं। तो ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी हो गया। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली बैक कैलकुलेट करेंगे। 10,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई, इस मोबाइल पे जीएसटी का रेट कितना है, 100 प्लस 18% जीएसटी रेट है मान लो। तो 118 का डिवाइड लगा के वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगी। तो क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। अगर वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, तो जो भी रेट ऑफ जीएसटी है उस भी जो भी उस सप्लाई पे, तो उससे बैक कैलकुलेट करके वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल के आएगी। और वैल्यू ऑफ सप्लाई पहले निकल के आएगी, मान लो इससे आ गई, फॉर एग्जाम्पल 8,500 रुपीज आ गया, तो ये जो वैल्यू आएगी इसके ऊपर फिर 18% जीएसटी लगेगा, और वो आएगा 1,500 रुपीज। और दोनों मिला के बेसिकली 10,000 रुपीज हो रहे हैं इस तरह से। तो ये वाला पॉइंट आपको सबसे ज्यादा एक जगह और काम आएगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कि अगर सप्लायर को कोई इंटरेस्ट मिलता है, मैंने मोबाइल फोन सेल किया कस्टमर को 10,000 रुपीज में, अगर उसने डिलेड पेमेंट किया, तो मैंने उससे 300 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज किए, और इंटरेस्ट चार्ज किए और उससे अलग से कोई जीएसटी नहीं लिया। तो 300 रुपीज अगर क्वेश्चन में दिया है, ये नहीं दिया हुआ कि अलग से जीएसटी चार्ज किया है या एक्सक्लूडिंग जीएसटी है 300 रुपीज को, तो इसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान के इस 300 रुपीज में बैक कैलकुलेट करके जीएसटी बनेगा। सो इंटरेस्ट तो एक एग्जाम्पल, सारे केसेस के लिए ऐसा ही करना है। तो चलिए, इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।